वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशन और 60 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट चैप्टर का 2 पार्ट वीडियो आया है उसको आप पहले देख लीजिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यूज़ है, सेकंड पार्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो उसको पहले आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर वो नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप ये चैप्टर 2 को देखिएगा। तो फर्स्ट इस पार्ट में इस चैप्टर का 2 पार्ट आएगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में इसमें 60 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर 2 को डिस्कस करते हैं। क्या है चैप्टर 2 का नेम क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। इसमें कंज्यूमर का बिहेवियर और डिमांड के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, एमसीक्यूज़ अगर एमसीक्यूज़ डिस्कस करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, ताकि एमसीक्यूज़ करते समय आपको अच्छा से समझ में आए कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट आप एमसीक्यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से आप समझ नहीं पाएंगे कि चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक से एमसीक्यूज़ पूछा जा रहा है। तो अगर टॉपिक अगर आपको क्लियर रहेगा तो एमसीक्यूज़ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मेन तो चैप्टर है, चैप्टर समझ जाएंगे तो एमसीक्यूज़ तो चैप्टर के अंदर से ही इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है। तो इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन है कि डिमांड पूछा जाता है कि डिफाइन डिमांड। डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, किसी तरह पूछा जा सकता है। तो क्या है? डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स which a person is willing to buy at given price. There should be 5 inherent element in demand. देखिए, यहाँ डिफाइन है डिमांड का। तो डिमांड क्या है? एक क्वांटिटी ऑफ गुड है, एक क्वांटिटी ऑफ गुड है जिसमें जिसमें ए पर्सन इज विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइस। जिसमें एक पर्सन होता है, एबल होता है, विलिंग होता है। विलिंग मतलब चाहत, या एबल मतलब योग्य होता है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए गिवन प्राइस में। जो उसके पास प्राइस है उसी को डिमांड कहा जाता है। तो क्या इसको हो जाएगा? डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच ए पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए गिवन प्राइस इज कॉल्ड डिमांड। तो ये हो गया। इसमें कुछ एलिमेंट है डिमांड का कि डिमांड देयर शुड बी 5 इनहेरिटेंट एलिमेंट इन डिमांड। ये 5 एलिमेंट है जिससे डिमांड अफेक्ट या फिर डिमांड होता है। जैसे कि डिज़ायर फॉर गुड का डिज़ायर होना, विलिंगनेस टू स्पेंड खर्च करने का इच्छा होना, गिवन टाइम ए पीरियड, सफिशिएंट रिसोर्सेज टू बाय द गुड्स गिवन प्राइस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिमांड का। मेन तो आपको डिमांड का डिफिनेशन आपको याद होना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चैप्टर ही इसी नाम से है। तो इसके बारे में ही पूरा चैप्टर में हम लोग को पढ़ने वाले हैं। जितना एमसीक्यू है सब इसी से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है? तो डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस फंक्शन रिलेशन बिटवीन डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इट। तो ये डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन एक एक्सप्रेशन है जिसमें रिलेशन होता है डिमांड ऑफ गुड और वेरियस फैक्टर। जैसे कि डिमांड ऑफ गुड एक्स, प्राइस होता है, प्राइस रिलेटेड टू गुड्स होता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर फैक्टर अफेक्ट करता है डिमांड में। जैसे कि यहाँ क्या है? डिमांड फंक्शन होता है क्या है? तो क्या है? डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड वेरियस फैक्टर डिटरमाइनिंग इट। जो डिमांड फंक्शन होता है वो रिलेशन होता है वेरियस गुड्स का, और ये डिमांड फंक्शन को अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ गुड्स अफेक्ट करता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर अफेक्ट करता है, या टेस्ट ऑफ कंज्यूमर का अफेक्ट करता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में है कि डिमांड फंक्शन, तो ये कौन सा फैक्टर डिमांड फंक्शन को अफेक्ट करता है? तो जैसे कि अफेक्ट क्या है? अगर प्राइस ऑफ गुड्स, जैसे प्राइस के हिसाब से डिमांड होता है। जैसे कि अगर किसी गुड्स का अगर डिमांड ज़्यादा होता है तो उसका प्राइस अगर ज़्यादा होता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है। जैसे लग्जरी गुड्स होता है,
तो और जैसे कि उसके कंज्यूमर का इनकम से भी अफेक्ट करता है कि उसका इनकम कितना है, तो उसका डिमांड उसके बेसिस पे होता है। तो डिमांड फंक्शन इनकम, प्राइस और टेस्ट ऑफ कंज्यूमर का टेस्ट से भी वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड शेड्यूल्स। डिमांड schedules express relation between price of goods and quantity purchased at dispatch। तो डिमांड शेड्यूल्स क्या होता है, schedules क्या होता है कि वो रिलेशन होता है प्राइस ऑफ गुड्स और क्वांटिटी परचेज का, परचेज एट दिस क्वांटिटी। वो रिलेशन होता है प्राइस गुड्स का प्राइस और क्वांटिटी परचेज्ड एट दिस प्राइस। तो ये रिलेशनशिप होता है डिमांड शेड्यूल्स एक्सप्रेशन। डिमांड शेड्यूल एक्सप्रेशन रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी परचेस एट दिस प्राइस। तो जितना भी क्वेश्चन को आप डिस्कस कर रहे हो सबको आप नोट्स कर लीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वेरी शॉर्ट में ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन वर्ड डिफिनेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड। ये तो और इम्पॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड। जैसे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है लॉ ऑफ डिमांड, क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस इन्वर्सली रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। तो क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, क्या होता है कि वो इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी। इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगा, अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। ये मतलब मेन यहाँ ये पॉइंट आप क्लियर कीजिए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एक इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस ऑफ गुड्स और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में। जैसे अगर प्राइस अगर किसी गुड्स का अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी उसका डिमांड घटेगा, अब प्राइस कम होगा तो उसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। ये बेसिकली ये पॉइंट है। तो लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड को पी से डिनोट किया गया है और ये इन्वर्स का साइन है और 1/Q ये उसका इक्वेशन है, पी इन्वर्स 1/Q। तो इन्वर्स रिलेशन है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये है मेन। फिर क्या है वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, तो ये 4 रीज़न है जिसके कारण डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके कारण होता है। अदर इफेक्ट होता है, फिर सब्सटीट्यूशनल इफेक्ट होता है और चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिफिंग गुड्स क्या होता है। तो गिफिंग गुड्स आर दोज इन्फीरियर गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिवली एंड प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिवली। तो इससे पहले आप नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स को जान लेते हैं। इसमें क्या है नॉर्मल गुड्स क्या है 18 में, नॉर्मल गुड्स आर those goods whose income effect is positive and price effect is negative। और inferior goods क्या होता है, inferior goods are those goods whose income effect is negative। और गिफिंग गुड्स क्या होता है, गिफिंग गुड्स आर those inferior goods whose income effect is negative and price effect is positive। law of demand is not applicable in case of giving goods। तो देखिए इसमें से एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि उसमें ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, गिफिंग गुड्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड्स इज नॉट अप्लीकेबल या फॉलोइंग इन विच द फॉलोइंग लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लीकेबल। ये क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अफेक्ट नहीं करता। तो क्या होगा, गिफिंग गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अफेक्ट नहीं करता। ये एमसीक्यूज के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है, वो वैसा गुड्स होता है जिसमें इनकम अफेक्ट करता है पॉजिटिवली और प्राइस अफेक्ट करता है नेगेटिवली। मतलब और फिर क्या है इन्फीरियर गुड्स। तो ये गिफिंग गुड्स एक इन्फीरियर गुड्स होता है जिसमें इनकम अफेक्ट करता है, नेगेटिवली अफेक्ट करता है इनकम। अगर इनकम बढ़ता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड घटता है,
और नॉर्मल गुड्स का अगर इनकम बढ़ेगा, जैसे अगर कोई कंज्यूमर है वो नॉर्मल गुड को कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें अगर उनका इनकम बढ़ेगा तो उसका नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी वो बढ़ेगा और कंजप्शन भी वो ज़्यादा करेगा नॉर्मल गुड्स का। और इन्फीरियर गुड्स क्या है, देखिए जैसे कि बाजरा होता है एक, जैसे कि पहले आप अगर इकोनॉमिक्स में 11 क्लास में पढ़े थे, तो उसमें क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। उससे पहले जब जब पाकिस्तान से जब लड़ाई हुआ था 1965 में, तो इंडिया का इकोनॉमिक बहुत गिर गया था। तो उस टाइम अमेरिका कुछ सपोर्ट करता था इंडिया को। तो उस टाइम वहाँ जो सबसे बैड क्वालिटी का फूड ग्रेन होता वो भारत को दे रहा था, जिसमें बाजरा हो गया था, बार्ले हो गया था। मतलब वो जैसे कि रोटी बनाया जाता है तो वो क्या होता है, व्हीट से बनाया जाता है, बट वो बाजरा से भी बनाया जाता है। तो वो एक तरह से वो हो गया इन्फीरियर गुड्स हो गया, कि जब इनकम बहुत कम होता है किसी कंज्यूमर का तो वो उसको बाय करता है। और नॉर्मल गुड्स क्या हो गया कि जब उसका और क्या होगा, अगर उसका बढ़ेगा तो वो इन्फीरियर गुड्स लेगा नहीं लेगा, क्योंकि वो बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स होता है। बट अगर इनकम उसका बढ़ेगा तो इसीलिए वहाँ लिखा हुआ कि इनकम अफेक्ट इज नेगेटिवली, ये इनकम इसमें नेगेटिवली अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर इनकम अगर बढ़ेगा, अगर किसी गुड्स का इनकम बढ़ेगा अगर कंज्यूमर का, तो इन्फीरियर गुड्स नहीं वो कंज्यूम करेगा, वो नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करेगा। इसीलिए उसमें इनकम अफेक्ट इज पॉजिटिवली, मतलब इनकम अगर उसका बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स भी बढ़ेगा। देखिए ये सब कुछ पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर सिर्फ आप रट लेंगे तो उसमें ये नहीं होगा। रटना पड़ेगा, डिफिनेशन तो रटना पड़ेगा, बट आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि सब्स्टिट्यूट गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, इसमें देखिए इसमें वो लैंग्वेज नहीं दिया हुआ, सही से लैंग्वेज नहीं दिया हुआ, बट ठीक है देख लीजिए क्या है इसमें, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर सच प्रोडक्ट विच हैव कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द सेम नीड्स। जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो प्रोडक्ट होता है जिसमें सेटिस्फाइड करता है, उसका योग्य होता है सेटिस्फाइड करने का सेम नीड्स को। जैसे कि टी और कॉफ़ी और सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे टी और कॉफ़ी एक ही नीड्स को सेटिस्फाइड करता है। व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आल्सो इंक्रीज, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड आल्सो डिक्रीज। तो यहाँ देखिए, यहाँ बुक का लैंग्वेज इस थोड़ा सा हार्ड है, बट इजी लैंग्वेज में हम आपको बताना चाहते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है और नॉर्मल गुड्स। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड एंड कम्प्लीमेंट्री गुड, विद एग्जांपल। तो वहाँ भी वही था, क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जिसको एक दूसरे के जगह में यूज़ करके सेटिस्फाइड किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, टी एंड कॉफ़ी। तो क्या है कि अगर सब्स्टिट्यूट किया जाता है, जैसे कि अगर टी टी है तो टी के जगह हम कॉफ़ी को भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉफ़ी के जगह हम लोग टी भी यूज़ करते हैं। तो ये हुआ सब्स्टिट्यूट की, इसके जगह इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर टी का, तो ये इसका जो डिमांड होता है, मतलब प्राइस जो होता है, तो इसका अगर एक बढ़ता है तो दूसरा का, जैसे कि मान लीजिए अगर कॉफ़ी का प्राइस अगर घट जाता है तो टी का डिमांड बढ़ जाता है अगर किसी एक का। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा हो गया कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाइड ए गिवन वांट। जैसे उसमें क्या होता है, एक दूसरे के जगह यूज़ करके उसको सेटिस्फाइड किया जाता है। बट कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, दो या तीन ऐसा गुड्स होता है या दो ऐसा गुड्स होता है जिसको एक साथ करके उसको सेटिस्फाइड किया जाता है। अब जैसे कि कार है, तो कार के साथ अगर आपको पेट्रोल नहीं लेंगे तो क्या कार चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स है कि अगर कार का डिमांड अगर बढ़ेगा तो पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ेगा। उसमें क्या हो रहा था, अगर एक का डिमांड अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो मतलब डिमांड, यहाँ ये क्या है, डिमांड से रिलेटेड है। तो अगर एक का डिमांड बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड भी बढ़ेगा एक साथ। उसमें क्या, अगर एक का डिमांड बढ़ेगा तो मतलब उसके जगह हम लोग दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तो यही कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री या कम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव है।
तो उसको डिस्कस करते हैं। ऑप्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसका आंसर बताएं। क्या है कि विथ राइज इन कॉफ़ी प्राइस द डिमांड ऑफ टी। तो क्या है कि अगर अगर कॉफ़ी का प्राइस राइज होगा तो डिमांड टी का डिमांड बढ़ेगा। टी का डिमांड बढ़ेगा क्योंकि अगर उसका प्राइस ज़्यादा होगा तो उसका डिमांड कम होगा। तो उसका सब्स्टिट्यूट गुड क्या है कि टी है। कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट गुड टी है तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा अगर कॉफ़ी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो। इसीलिए सब्स्टिट्यूट गुड और कम्प्लीमेंट्री गुड को इससे पहले हम डिस्कस किए थे ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए। ये 2018 में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 आता था, अभी डबल हो गया, बट पहले भी आता था तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीज़न फॉर फॉल इन डिमांड। डिमांड का गिरावट में आने का क्या कारण होता है इनमें से। तो फॉल इन इनकम, इनकम कम होने से डिमांड कम होता है, ये भी सही है। फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स, अगर अगर खरीदने वाला अगर कंज्यूमर का नंबर कम हो जाएगा तो उसका डिमांड भी कम होगा। फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर का टेस्ट में गिरावट आएगा तो उसका डिमांड भी कम हो जाता है। इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स में क्या है, देखिए इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स में यही आपको इसीलिए डिस्कस किए थे पहले कि इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स क्या होता है। तो इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, जिसमें इनकम उसका नेगेटिवली अफेक्ट करता है, बट नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, वो पॉजिटिव इफेक्ट करता है। बट यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फॉर नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड। तो क्या, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इनडायरेक्ट रिलेशन होता है नॉर्मल गुड्स में। इनडायरेक्ट क्या होता है, इसमें क्या है कि अगर लॉ ऑफ डिमांड, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। डिमांड अगर जैसे कि क्या प्राइस, अगर किसी गुड्स का प्राइस घटेगा तो उसका डिमांड ऑफ कोर्स उसका घटेगा। फिर क्या है इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स वाई दिस डिमांड इज कॉल्ड। क्या है कि अगर व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, अगर एक्स गुड्स का प्राइस अगर चेंज होता है तो अफेक्ट द डिमांड ऑफ वाई, अगर एक्स गुड का प्राइस चेंज होगा तो वाई गुड का डिमांड को अफेक्ट करेगा। तो दिस डिमांड इज कॉल्ड क्या होता है, प्राइस डिमांड या इनकम डिमांड या क्रॉस डिमांड। तो इसमें ये तीनों होगा, इसमें इनकम डिमांड भी होगा, प्राइस डिमांड भी होगा और क्रॉस डिमांड भी होगा। तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमांड फंक्शन। इसमें से डिमांड फंक्शन का इक्वेशन कौन सा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, डी एक्स इजकल टू पी एफ पी एक्स। इसको आपको याद करना पड़ेगा क्या है इसका डिमांड फंक्शन का इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड इसमें क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। तो ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स विच कैन अल्टरनेटिव वी यूज़ आर कॉल। अल्टरनेटिव मतलब कि अल्टरनेटिव क्या, एक गुड्स के अलावा दूसरे गुड्स को यूज़ करें तो वही सब्स्टिट्यूट गुड्स को ही अल्टरनेटली यूज़ किया जाता है। अगर कॉफ़ी की जगह टी यूज़ किया जाता तो अल्टरनेटिव है या सब्स्टिट्यूट है, तो एक ही है। इसीलिए इससे पहले ये सब क्वेश्चन को डिस्कस किए थे ताकि आपको दिक्कत ना हो एमसीक्यूज़ के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट डिमांड। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो क्या, प्राइस भी अफेक्ट करता है डिमांड को। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। इनकम अगर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा और इनकम घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। तो ये भी अफेक्ट करता है। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर का टेस्ट से भी डिमांड को अफेक्ट करता है, या बढ़ता है या घटता है। अगर किसी गुड्स में अगर कंज्यूमर का अच्छा होता है तो वो उस डिमांड को ज़्यादा कंज्यूम करता है, ज़्यादा उसको खरीदता है तो उसका डिमांड बढ़ता है। अगर टेस्ट ख़राब होता है या दूसरा चीज़ में किसी अदर गुड्स में अगर टेस्ट बढ़ जाता है तो उस गुड्स का डिमांड घट जाता है, दूसरा गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है। तो टेस्ट ऑफ कंज्यूमर भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है, विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। इन विच गुड्स, कौन सा गुड्स है जिसमें प्राइस फॉल होता है, डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस फॉल होता है और फिर भी
उसका डिमांड नहीं बढ़ता तो क्या होगा, जैसे कि लग्जरी गुड्स अगर होगा तो डिमांड, अगर उसका प्राइस घटेगा तो हम लोग उसका डिमांड ज़्यादा करेंगे। कंफर्ट गुड्स भी वही लग्जरी गुड्स हो गया, तो ये इसका प्राइस घटेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। बट यहाँ पूछ रहा है कौन सा ऐसा गुड्स है जिसका प्राइस घटेगा बट उसका डिमांड प्राइस घटेगा, डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड, फिर भी उसका डिमांड बढ़ेगा नहीं। तो क्या नेसेसिटी गुड होता है, जो ज़रूरत का जो गुड्स होता है हम लोग के डेली लाइफ के लिए, वो बढ़े या घटे, डिमांड हम लोग को जितना कंज्यूम ज़रूरत है उतना हमको करना ही होगा। तो नेसेसिटी गुड्स का अगर प्राइस घटेगा या बढ़ेगा उससे डिमांड में अफेक्ट नहीं करता उतना। नेक्स्ट है डिमांड कर्व जनरली स्लोप। डिमांड कर्व क्या है, जनरली क्या होता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। डिमांड कर्व जनरली स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर डिमांड, कौन सा एलिमेंट इसमें है जिसको डिमांड को अफेक्ट करता है, तो डिज़ायर कंज्यूमर का इच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट रिसोर्सेज का अवेलेबी होता है, अवेलेबिलिटी होता है मतलब मौजूद होना, विलिंगनेस टू द कंज्यूमर, तो ये सारा फैक्टर डिमांड को एसेंशियल होता है डिमांड के लिए सारा फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एलास्टिसिटी लेस देन 1, तो ये क्या होगा, नेसेसिटी गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एलास्टिसिटी लेस देन 1, तो क्या होगा, नेसेसिटी गुड्स। क्या फॉर गिविंग गुड्स प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। गिविंग गुड्स में क्या होता है, तो गिविंग गुड्स में क्या होता है कि जो उसका इनकम होता है, इनकम उसका नेगेटिव होता है, बट जो प्राइस एलास्टिसिटी होता है उसका प्राइस वो पॉजिटिवली होता है। तो इसमें क्या होगा, इनकम रिलेटेड होता है नेगेटिवली गिविंग गुड्स में, और प्राइस होता है पॉजिटिवली। नेक्स्ट है फॉर ए चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज चेंज इन डिमांड। For a change in which of the following there is no change in demand, इनमें से कौन सा कारण है जिसमें डिमांड में कोई चेंज नहीं होता, तो चेंज इन प्राइस अगर चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा, इनकम चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा, चेंज इन टेस्ट एंड फैशन ये अगर चेंज होगा तो ये इसमें से भी डिमांड चेंज होता है। बट यहाँ पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कारण है जिसमें डिमांड चेंज नहीं होता, तो इसमें कोई भी ऐसा कारण नहीं जिसमें डिमांड चेंज नहीं होता, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज, तो इसमें क्या होता है, ये जो फिगर है क्या शो करता है, तो परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ ए राइज इन प्राइस द डिमांड ऑफ गिविंग गुड्स, जैसे कि अगर विथ राइज इन प्राइस, अगर किसी गुड्स में अगर प्राइस में राइज हो जाएगा तो डिमांड गुड्स क्या होगा, डिमांड गुड्स बढ़ेगा। किसी अदर गुड्स में अगर प्राइस राइज हो जाएगा, जैसे कि अगर वीट का दाम अगर बढ़ जाता है तो गिविंग गुड्स प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो तो अनाज नहीं ले पाएगा, तो गिविंग गुड्स का डिमांड वो बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड का डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ विच गुड, अगर विथ इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम इंक्रीज होता है और कंज्यूमर डिक्रीज करता है कंजप्शन ऑफ विच गुड, इनकम अगर बढ़ता है तो कंज्यूमर कौन सा ऐसा गुड्स होता है जिसका कंजप्शन को वो कम करता है, डिक्रीज द कंजप्शन, उसका खपत कम करता है। तो आपको गिविंग गुड्स ही बताया था, अगर गिविंग गुड्स ऐसा गुड्स है जिसमें अगर इनकम बढ़ता है, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो उस गिविंग गुड्स का कंजप्शन कम होता है, अगर इनकम बढ़ता है, अगर इनकम उसका कम होता है तब गिविंग गुड्स का वो डिमांड करता है, तो क्या हो जाएगा, गिविंग गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड कर्व ऑफ ए गुड शिफ्ट फ्रॉम डी टू डी, तो इसमें क्या है कि डी मतलब कैपिटल डी से स्मॉल डी में अगर शिफ्ट होता है तो डिमांड कर्व क्या होता है, तो क्या होगा,
राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इसका हो जाएगा राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, नहीं तो ये सब माइंड से निकल जाएगा अगर बार बार आप इसको नहीं रिवाइज करेंगे या फिर बार बार वीडियो को नहीं देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट भी होता है और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट भी होता है, तो इसलिए बोथ ए एंड बी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी डिमांड का फार्मूला क्या होता है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यहाँ प्रोपोर्शनेट मतलब परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी दो यूटिलिटी दो भाग में किया गया, जैसे कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर में बांटा गया। तो कार्डिनल कंसेप्ट को किसने दिया? तो मार्शल गेव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी। कंज्यूमर बिहेवियर को किस में स्टडी किया जाता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर क्या है? ये एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल लेवल का स्टडी किस में किया जाता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। when TU becomes maximum, MU is, जैसे TU मतलब टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी अगर मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा। हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी? तो मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेटेड बाय टोटल यूटिलिटी बाय टोटल TU, टोटल यूटिलिटी, या Q मतलब क्वांटिटी। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा TU बाई डेल्टा क्यू, वहाँ जो वो पाई का ऑप्शन होता है, डिवाइड का साइन होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ गोजेन। जी इनमें से कौन सा लॉ गोजेन का फर्स्ट लॉ होता है? तो लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये गोजेन का फर्स्ट लॉ कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसमें से सभी स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर, वो तो इसका डिफाइन ही है, ये भी करेक्ट है। यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, ये भी करेक्ट है। डिज़ायर ऑफ कंजप्शन गेव बर्थ टू यूटिलिटी, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है? तो इसमें से सभी ऑप्शन ट्रू है। जैसे TU टोटल यूटिलिटी इंक्रीज टिल MU इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी तब तक इंक्रीज होगा जब तक MU पॉजिटिव होगा। TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज इक्वल टू जीरो, TU मैक्सिमम होगा जब MU जीरो होगा। TU डिक्लीन व्हेन MU इज नेगेटिव, TU अगर नेगेटिव हो जाएगा तो MU अगर नेगेटिव होगा तो TU डिक्लीन हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस होगा, सभी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ यूटिलिटी इक्व मार्जिनल यूटिलिटी। कि कौन ये लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो कौन प्रोपाउंड किए थे, मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो गोजेन। इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोजेन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? और कन्वेक्स होता है ऑरिजिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इज कॉल्ड, ये यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन ए गुड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस इज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा -px/py। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, यूटिलिटी क्या होगा? यूजफुलनेस, मॉरलिटी, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, यूटिलिटी मेजर किया जाता है मनी से। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय मनी। लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी को कहा जाता है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व स्लोप इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व स्लोप क्या होता है? लेफ्ट से राइट होता है। द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ गुड इज कॉल्ड, द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ गुड
तो क्या होगा, एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ गुड इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है कि अगर किसी किसी यूटिलिटी में कोई एडिशनल यूटिलिटी किया जाता है फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ गुड, यहाँ ऑल वर्ड्स नहीं होता तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी होता, बट यहाँ ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स का, इसलिए यहाँ टोटल यूटिलिटी हो गया। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो हिग्स एंड एलन प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे कि कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था, तो वो मार्शल के द्वारा किया गया था, और ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को हिग्स एंड एलन द्वारा किया गया था। द प्रोपाउंडेड ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज गोजेन। कौन प्रोपाउंड या फाउंड किया था या कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो वो गोजेन किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ गोजेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स ए पॉइंट वेयर MU इज इक्वल टू प्राइस। कैपेसिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। For maximum satisfaction of consumer, marginal utility of goods should be equal to its price। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव द टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज बोथ ए एंड बी। तो ये सब क्वेश्चन जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स टाइप में या फिर इस टाइप में, ये सब के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हर चैप्टर से जो इक्वेशन टाइप का है, जिसमें मैथ न्यूमेरिकल्स टाइप का, उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा तो थोड़ा फास्ट इसीलिए कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो, अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। क्या, तो मार्शल के अनुसार यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या होता है, कैन नॉट बी मेजर बाय मनी, कैन बी मेजर इन कार्डिनल नंबर। मार्शल के द्वारा क्या किया गया था, कार्डिनल यूटिलिटी को प्रोपाउंड किया गया था, तो सी है, सी करेक्ट होगा। फिर क्या है, कैन नॉट बी मेजर बाय मनी, मनी से वो मेज़र नहीं किया जाता, तो बोथ ए, कैन बी मेजर बाय मनी, तो मनी से मेज़र किया जाता है, और कैन बी मेजर इन कार्डिनल नंबर। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच इज ए रीज़न चेंज इन डिमांड। कौन सा रीज़न है जिसमें चेंज डिमांड होता है, तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंट्रक्शन इन डिमांड अपेयर व्हेन प्राइस राइज एंड डिमांड फॉल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। विथ विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर। कौन सा मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाता है, तो ये सभी मेथड से किया जाता है, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, पॉइंट मेथड, तो ये सभी से किया जाता है। नेक्स्ट है, इलास्टिसिटी डिमांड इज शोन बाई डेल्टा क्यू बाई क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी बाई पी। नेक्स्ट है, ये 51 52, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बेसिस, 51 न्यूमेरिकल्स बेसिस पे है, तो ये क्वेश्चन बाद में आपको ये इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। ये क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डाउट है, इसीलिए आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए और इसको पता कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि नेचर ऑफ गुड्स क्या होता है, प्राइस लेवल क्या होता है, इनकम लेवल क्या, तो ये सभी कारण है डिमांड को अफेक्ट करने के लिए। आपको पहले ही बताया था, ये चैप्टर का नेम ही कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड है, तो पूरा चैप्टर बेसिस पे जितना भी होगा ये सिर्फ डिमांड से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर देयर। ये क्वेश्चन भी आप खुद से करने की कोशिश कीजिए कि कितना टाइप का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ये 2017 में आया था, तो ये अल्टरनेटिव ईयर का आ सकता है, क्योंकि ये 2021 चल रहा है, 2021 में एग्ज़ाम हुआ, तो 17 में आया था, तो 21 में आ सकता है, 17 19 21 एक साल छोड़ के। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी इज, elasticity of demand for necessity is 0. Next है, price elasticity of demand means change in demand due to change in price.
द elasticity of demand at midpoint of a straight line demand curve will be unity. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो न्यूमेरिकल्स है, इसको बाद में बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लग्जरी गुड द डिमांड इज हाईली इलास्टिसिटी. लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड क्या होता है? हाईली इलास्टिसिटी होता है. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विथ ए fall in price and diminishing when price increase. Who said? तो मार्शल said. तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप पहली बार अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. धन्यवाद वीडियो देखने के लिए.